नेक्स्ट हम चलते हैं थ्योरम नंबर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपके कोर्स का, क्योंकि इसी की मदद से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और थ्योरम का नेम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब बेसिकली ये थ्योरम भी उसी पे बेस करता है जो आपको मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इंटीजर्स के। तो बेसिकली ये थ्योरम वही है कि एवरी इंटीजर इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई भी इंटीजर आप उठा लें 1 से बड़ा, वो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, पहली चीज जो हम प्रूव करेंगे। दूसरी चीज, द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन यूनिक होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखिए अभी हमने 30 से इसके हमने चलिए इसी को देख लेते हैं। 250 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, ये हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई। इसको हम इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिप्रेजेंटेशन और ये रिप्रेजेंटेशन दोनों यूनिक है। इस थ्योरम में हम यही प्रूफ करना चाहते हैं कि अगर कोई भी इंटीजर हो तो उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। हाँ, उनकी अरेंजमेंट जो है उस पे फर्क नहीं पड़ता, ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होगी। ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दे अकर। ऑर्डर इन विच दे अकर का मतलब है चाहे पहले 2 को लिख दें, पहले 5 को लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हम असेंडिंग बनाते हैं, तो लेकिन जरूरी नहीं आपने असेंडिंग फॉर्म ही बनानी है, आप जिस तरतीब से मर्जी लिख दें। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप उनकी रिप्रेजेंटेशन जो बनाएंगे वो यूनिक होगी। उनका जो ऑर्डर होगा यानी जिस नंबर को भी पहले लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम थ्योरम के प्रूफ की तरफ। इसका प्रूफ मैं आपको करवा देता हूँ, ध्यान से इसको समझिएगा। और इसमें कहीं पर भी कोई इश्यू है तो आपने मुझे जरूर इन्फॉर्म करना है, ताकि मैं आपको वो पॉइंट जो है वो क्लियर कर दूँ। ठीक है जी, प्रूफ की तरफ चलते हैं। हमने प्रूफ करना है कि हर इंटीजर जो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। तो हम यहाँ पे कंट्रेरी एज्यूम कर लेते हैं। कंट्रेरी एज्यूम हम ये करते हैं कि सारे इंटीजर्स जो है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो उनमें से जो सबसे छोटा इंटीजर है उसको हमने नाम दे दिया m का, कि m बी द स्मॉलेस्ट सच इंटीजर। सच इंटीजर का मतलब कि ऐसा इंटीजर है जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में नहीं लिख सकते तो इट मींस m इटसेल्फ भी तो प्राइम नहीं होगा। तो वही हमने लिख दिया m इज नॉट अ प्राइम। तो अगर m प्राइम नहीं है तो फिर क्या होगा? ऑब्वियस है, फिर m क्या हो जाएगा? कंपोजिट। तो अगर m कंपोजिट है तो इट मीन हम उसको दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। वही चीज मैंने यहाँ लिखी कि m इक्वल होगा r into s। r और s दोनों क्या है? इंटीजर। ठीक है, वही चीज मेंशन कर दी हमने कि m प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। इसका मतलब इसके जो डिवाइसेस होंगे 1 और इटसेल्फ के अलावा भी इसके डिवाइसेस हैं, उनमें एक डिवाइजर r है और एक डिवाइजर वो ऑब्वियसली वो s भी इसका डिवाइजर बनेगा। तो बेसिकली ये देखें तो हमने ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को ही यूज की है। तो m इज इक्वल टू rs। r और s दोनों जो होंगे, ऑब्वियस है ये जो डिवाइजर होता है वो हमेशा जो है वो डिवाइडेंड से छोटा होता है। तो इट मीन r और s m से छोटे होंगे। अब बात ये है कि m से छोटे इंटीजर ऐसे थे ही नहीं जो प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन r भी m से छोटा है, s भी m से छोटा है। इट मींस हम r और s इन दोनों को तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब है r को जब हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखेंगे यानी हम r की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो देखिए मैंने r की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी, सेम एज इट इज s की भी स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली। ठीक है, इसमें p1 से pn तक ये सारे प्राइम्स हैं, यहाँ पर q1 से qk तक ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, यानी हम ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स बनाए हुए हैं। तो अगर हम r और s की दोनों की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। अब आप गौर करें जो आपके पास राइट हैंड साइड है ये सारे तो प्राइम्स हैं। p1 भी प्राइम है, p2 भी प्राइम है, pn भी प्राइम है, q1 भी प्राइम है, q2 और qk ये सारे प्राइम्स हैं। तो इट मींस m किसके इक्वल हो गया? m तो इक्वल हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के, जबकि हमने ही तो कहा था कि हम m को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में नहीं लिख सकते। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने सपोज कंट्रेरी किया था, हमने गलत सपोज किया था। इट मींस हमारी जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है। तो इट मींस जितने भी इंटीजर्स हैं सब को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख सकते हैं। अब इसी थ्योरम का सेकंड पार्ट भी है कि हमने प्रूफ करना है कि जो हम रिप्रेजेंटेशन बनाते होते हैं ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक होनी चाहिए। सेकंड पार्ट हमारा कि जो रिप्रेजेंटेशन है, जो हम प्राइम की रिप्रेजेंटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं उस स्टैंडर्ड फॉर्म को यूनिक होना चाहिए। अब हम उसकी यूनिकनेस को प्रूव करते हैं जी। तो अब हम यूनिकनेस प्रूव करेंगे। हमें प्रूव करना है कि जो हम यूनिक रिप्रेजेंटेशन या डिकम्पोजिशन कर रहे थे इंटीजर की वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर भी कंट्रेरी एज्यूम करेंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन या जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जिनकी डिकम्पोजिशन जो है वो 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो उस नंबर को अब हम कोई नाम दे देते हैं। यहाँ पर भी हमने उसका नाम m ही रख दिया कि m ऐसा सबसे छोटा इंटीजर है जिसकी 1 से ज्यादा रिप्रेजेंटेशंस है, 1 से ज्यादा डिकम्पोजिशन है।
और सपोज कर लेते हैं कि उसकी दो डिकम्पोजिशन है। कौन कौन सी? m की पहली डिकम्पोजिशन ये है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, और m की दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ठीक है। इन दोनों को हम नाम दे देते हैं। सपोज इसका नाम हम ये रख देते हैं इस डिकम्पोजिशन का, और इस डिकम्पोजिशन का नाम हम b रख देते हैं। तो अगर देखें ये भी m के इक्वल है, ये भी m के इक्वल है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस a और b को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं या रिप्रेजेंटेशन है एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, सपोज इसमें से एक प्राइम नंबर अलग कर लेते हैं। कौन सा? p1 हमने अलग कर दिया, सपोज कर लिया। तो जब यहां से एक p1 निकालेंगे तो ऑब्वियस है उसकी पावर में से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, तो वो 1 माइनस कर दिया। अब आप गौर से देखें तो क्या ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन नहीं है? हम लिखते होते हैं a इज इक्वल टू bc, इसका मतलब होता है जो a है वो मल्टीपल है b का भी और c का भी। ये यहां से हम कह सकते हैं b भी a को डिवाइड करेगा, c भी a को डिवाइड करेगा, ऐसे ही होता है ना डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन। तो यहां पर भी अगर हम देखें तो ये जो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है ये इसके इक्वल है। इट मींस ये जो राइट हैंड साइड है ये p1 का मल्टीपल है, तो हम ये कह सकते हैं जो p1 है वो इस राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा। तो वही चीज हमने वहां पे मेंशन कर दी, हमने यहाँ पर डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन का यूज किया, तो p1 इसको डिवाइड करेगा। अब हम सेम प्रोसेस जो हमने p1 के लिए किया था वो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। हम q1 में से भी एक जो प्राइम है वो बाहर निकाल देते हैं, तो q1 को बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियस है उसकी पावर में से 1 माइनस होगा। अब देखें p1 इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, और p1 क्या चीज है? p1 एक प्राइम नंबर है। तो हमने अभी कैरेक्टराइजेशन ऑफ जो प्राइम नंबर्स है एक थ्योरम हमने प्रूव किया था कि अगर प्राइम नंबर को दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करे तो दोनों में से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा। तो देखिए इसका मतलब है p1 या तो q1 को डिवाइड करेगा या p1 इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा। अगर p1 q1 को डिवाइड करेगा तो हमारा रिजल्ट हम यहीं पे स्टॉप करके अपने रिजल्ट पर जा सकते हैं। अगर सपोज इसको नहीं करता, इसको डिवाइड करता है, फिर क्या होगा? तो इसको भी हम देखते हैं। हम इसमें से फिर से एक और q1 निकाल देंगे, वो q1 निकलेगा पावर में -2 हो जाएगा, फिर एक और q1 निकालेंगे पावर में -3, हत्ता कि ये सारे q1 खत्म हो जाएंगे। फिर हम q2 को कॉमन निकालना शुरू करेंगे, सारे q2 खत्म हो जाएंगे। फिर हम qk को भी निकालना शुरू कर देंगे। एंड हमारा क्या होगा? एंड में हमारे पास इस तरह का एक रिजल्ट बचेगा। अब एंड देखिएगा इसका कि जब हम निकालते जाएंगे कहीं ना कहीं आएगा p1 डिवाइड qk का स्क्वायर बचेगा, कहीं ना कहीं देखिए ना पावर्स कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पहले 1 कम हुई फिर 2 कम हुई, तो एंड पे कहीं ना कहीं पावर 2 बचेगी। जब पावर 2 बचेगी तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? p1 डिवाइड q1 qk का स्क्वायर, ठीक है जी। तो qk का स्क्वायर है तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? p1 डिवाइड qk डॉट qk। तो यहां से हम कह सकते हैं p1 डिवाइड करेगा qk को, एंड पे 1 नहीं बचेगा, एंड में एक qk जरूर बचेगा। तो इसका मतलब अगर हम ये प्रोसेस रिपीट करते रहे तो हम पहुंचेंगे p1 डिवाइड्स qk। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है? p1 भी प्राइम नंबर है, qk भी प्राइम नंबर है, क्योंकि ये जो हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं इसमें जो p और q's हैं ये सारे के सारे प्राइम्स होते हैं। तो इसका मतलब है एक प्राइम दूसरे प्राइम को तो डिवाइड नहीं कर सकता, इसका मतलब है ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो इट मींस एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों बेसिकली सेम नंबर है, दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं p1 इज इक्वल टू qk, ठीक है। तो यहाँ तक का प्रोसेस ये है। अब हम क्या करेंगे, आगे हमारा थोड़ा सा काम रह गया है कि हम इसका दोबारा से इक्वेशन a और इक्वेशन b पर आएंगे, और ये जो हमने इक्वालिटी बनाई है इसका हम यूज करेंगे, देखिएगा ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई इसमें p1 भी था और qk, हम किसी एक पर या p1 पर या qk पर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं। तो सपोज मैं इसको p1 पे डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाय p1, तो ये आ जाएगा m बाय p1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा एक पावर कम हो जाएगी, ये ऐसे ही रहेगा अप टू ps अल्फा s भी ऐसे रहेगा। एंड यहाँ पर भी हम p1 पे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि p1 तो नहीं है, लेकिन देखें p1 हमने किसके इक्वल प्रूफ किया हुआ है? qk के, तो हम यहाँ qk लिख देंगे और इसको भी डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा? qk की पावर में से 1 हम कम कर देंगे, ठीक है। अब आप गौर करें, एक नया नंबर बन गया हमारे पास, कौन सा? m by p1, इधर भी नंबर m by p1 है, इधर भी हम नंबर m by p1 है, और वो m by p1 की दो रिप्रेजेंटेशंस हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अब हमें यहाँ पे हुआ है कि हमने कहा था सबसे छोटा इंटीजर m है जिसकी दो रिप्रेजेंटेशन होगी, बट यहाँ एक और नंबर है m by p1 जो m से भी छोटा हो गया। हम वही लिखेंगे, सिंस m by p1 is less than m and has two representations या decompositions, ठीक है। सो
आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। और यही हमारा रिजल्ट एंड पे आप लिख देंगे कि हेंस एवरी इंटीजर हैज यूनिक रिप्रेजेंटेशन। वो एंड पे जरूर लिखेगा। मैं यहाँ से रिपीट कर देता हूँ कि क्या हुआ है, m by p1 m से छोटा होता है और इस छोटे नंबर की दो रिप्रेजेंटेशन है, जबकि हमने बोला था m सबसे छोटा नंबर है जिसकी दो रिप्रेजेंटेशन है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा थ्योरम जो है वो फॉल्स हो गया। तो हमारी जो सपोजिशन है वो फॉल्स हो गई। तो हमने सपोज किया था कि m ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी दो रिप्रेजेंटेशन, इट मींस ये फॉल्स है। तो हर इंटीजर की एक ही रिप्रेजेंटेशन होगी और यही हमारे थ्योरम को कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट लास्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 4। आसान सा छोटा सा थ्योरम है, उसको करते हैं, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप हो जाएगा। जी, इस टॉपिक का लास्ट थ्योरम है हमारे पास, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स। हमने प्रूव करना है कि जो प्राइम नंबर्स है उनकी तादाद इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इस थ्योरम को भी हम कंट्राडिक्शन के जरिए प्रूव करेंगे। हम लेट कर रहे हैं कि सपोज देयर एग्जिस्ट फाइनाइट मेनी प्राइम्स। हमने सपोज कर लिया कि जो प्राइम नंबर्स की तादाद है वो फाइनाइट है, यानी वो 10 हो सकते हैं, 20 हैं, 50 हैं। और सपोज हमने वो जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमने ले लिए, उनके नेम रख दिए p1 अप टू pn। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक इंटीजर चूज कर रहे हैं m, और वो इंटीजर्स क्या कर रहा है, इन सब का प्रोडक्ट और +1, यानी हमने इंटीजर इस तरह पे लेट किया कि वो p1 into p2 into pn अब +1 के इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करेंगे कि जो m है, क्योंकि ये एक इंटीजर है, इट मींस ये इंटीजर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि m जो होगा वो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म वो ये बनेगी। इसमें से हम p1 को कॉमन निकाल देते हैं, p1 ये आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो p1 है ये इस m को डिवाइड करेगा, क्योंकि m p1 का मल्टीपल है। तो हमने लिख दिया कि p1 डिवाइड करेगा m को। फिर अब p1 अपने हर मल्टीपल को भी तो डिवाइड करेगा ना, तो हम ये भी लिख देते हैं p1 डिवाइड्स मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वेशन 1 का भी यूज करेंगे। इक्वेशन 1 में ये है हमारे पास, तो हमने लिखा p1 m को डिवाइड करता है, m इसके इक्वल है, इसका मतलब p1 इस पूरी राइट हैंड साइड को भी डिवाइड करेगा। तो हमने लिख दिया p1 डिवाइड द राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम अपनी आसानी के लिए इसको नाम दे रहे हैं a का, इस पूरे नंबर को, और इस पूरे नंबर को हम नाम दे रहे हैं b का, अपनी आसानी के लिए। तो हमने लेट के लिए a इसके इक्वल है और b इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब आप यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो p1 है वो a को भी डिवाइड करता है और p1 b को भी डिवाइड करता है। तो अगर एक नंबर दो नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, इट मीन वो दोनों का कॉमन डिवाइजर है, और जो कॉमन डिवाइजर होता है वो जीसीडी से छोटा होता है और वो जीसीडी को डिवाइड करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो p1 है वो कॉमन डिवाइजर है ab का, तो इन दोनों के जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। तो अगर जीसीडी को डिवाइड कर रहा है तो वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये रिजल्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो p1 इस लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड कर रहा है। अब ये जो रिजल्ट है ये पूरा, ये हर s और t की वैल्यू के लिए होल्ड करता है। हमने लिखा ना s और t क्या इंटीजर्स है, इसका मतलब यहाँ पर हम s और t की जो मर्जी वैल्यू यूज कर लें ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, हम s की वैल्यू -1 ले लेते हैं और t की वैल्यू 1 ले लेते हैं। उससे फायदा हमें क्या होगा कि सारे इंटीजर्स ये जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं p1 p2 ये कैंसिल होके हमारे पास रिजल्ट बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया कि p1 1 को डिवाइड करता है। अब ये कंट्राडिक्शन आ गई, p1 प्राइम है, प्राइम नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होते, इट मींस कि p1 तो 1 को डिवाइड कर ही नहीं सकता। ये जो रिजल्ट निकला ये रिजल्ट क्या है, फॉल्स आया। तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी। हमारी सपोजिशन थी कि प्राइम नंबर्स की जो तादाद है वो फाइनाइट है, इट मींस हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। तो जो प्राइम नंबर्स की तादाद होती है वो इनफाइनाइट होती है, और यही हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन जल्दी से करते हैं और आज का फिर हम अपना लेक्चर को एंड करते हैं। तो मैंने 3 क्वेश्चंस आपको लिख दिए हैं, बस ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड जीसीडी। अब यहाँ पर हम जो जीसीडी निकालेंगे हम सिंपल तरीका जो पहले यूज करते हैं वो नहीं करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म या डिकम्पोजिशन के जरिए करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 245 बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 315, ये एक शॉर्टकट है जीसीडी फाइंड करने का। ठीक है, 245 के भी प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे आप जी। तो ये प्राइम फैक्टर्स मैंने बना दी। अब हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन या डिकम्पोजिशन लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि इन दोनों में से कॉमन कौन सा है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर हम चूज करेंगे। तो हमारा जो जीसीडी बनेगा, जीसीडी ऑफ
245 एंड 315 इसके इक्वल होएगा। देखिए 5 दोनों में, 5 की लीस्ट पावर लेंगे तो 5 की लीस्ट पावर क्या है 1, 7 भी दोनों में आ रहा है कॉमन है, 7 की लीस्ट पावर क्या है 1, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इट मींस हमारा जीसीडी 35 हमारा जीसीडी बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिएगा। स्टेटमेंट है कि क्या कोई ऐसे दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनका जीसीडी 7 हो और जिनका सम जो है वो 500 हो। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखें जरा ध्यान करें, गिवन हमें दिया हुआ है, गिवन है ए बी का जीसीडी 7 है, तो यहां से डेफिनेशन ऑफ जीसीडी अप्लाई करेंगे हम। तो 7 डिवाइड करेगा ए को और 7 डिवाइड करेगा बी को। तो अगर 7 ए और बी दोनों को डिवाइड करता है तो इट मींस 7 जो होगा वो इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा, यानी as प्लस tb को भी डिवाइड करेगा। तो लेट कर लेते हैं कि s की वैल्यू भी 1 है, t की वैल्यू भी 1 है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा 7 डिवाइड करेगा a प्लस b को। a प्लस b किसके इक्वल है 500, यानी 7 500 को डिवाइड कर रहा है। तो क्या 7 500 को डिवाइड करता है, हमारा रिजल्ट है फॉल्स। तो इसका मतलब 7 500 को तो डिवाइड नहीं कर रहा, विच इज फॉल्स रिजल्ट। तो इट मींस ऐसे कोई इंटीजर्स एग्जिस्ट नहीं करते जिनका जीसीडी 7 हो जो इस सम को डिवाइड करे। तो हम लिख देंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट, सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच इंटीजर्स। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, हमें शो करना है n फैक्टोरियल प्लस 2, n फैक्टोरियल प्लस 3, n फैक्टोरियल प्लस 4 अप टू n फैक्टोरियल प्लस n। ये सारे कंपोजिट नंबर्स हैं, हमें इनको कंपोजिट प्रूफ करना है। तो सिंपल सा मेथड है, देखिएगा एज n फैक्टोरियल प्लस 2। अगर हम n का फैक्टोरियल इवैल्यूएट करें तो क्या बनेगा n n-1 n-2 अप टू 4 3 2 प्लस 2। ठीक है, ये हमने n फैक्टोरियल की वैल्यू इवैल्यूएट की। उसके बाद आप देखें तो थ्रू आउट इसमें से 2 कॉमन है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो n-1 अप टू 4 3, यहां से 2 कॉमन चला गया, यहां पे 2 की जगह क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब आप गौर करें, ये पूरा नंबर 2 का मल्टीपल है, यानी ये पूरा नंबर जो होगा, ये वाला जो नंबर है ये 2 पे डिवाइड होगा, और 2 पे अगर ये डिवाइड हो रहा है तो इट मींस ये कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होने चाहिए थे या जो डिवाइसेस होने चाहिए थे वो 1 आना चाहिए था, ये इटसेल्फ आ जाता। तो बट यहाँ पे उसका अदर देन 1 और इटसेल्फ एक डिवाइजर 2 बचेगा, दैट इज n फैक्टोरियल प्लस 2 is a multiple of 2. So n factorial plus 2 is a composite number. सेम इसी प्रोसेस पे आप n फैक्टोरियल प्लस 3 को करेंगे, उसको भी इसी तरह से खोल देंगे, उसमें से 3 कॉमन चला जाएगा और वो 3 का मल्टीपल बन जाएगा। इसी तरह 4, इसी तरह n तक ये सारे एज इट इज होंगे। आप ट्राई ऑनवर्ड कर लिएगा, सेम प्रोसेस है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो करवाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।